दोस्तों हम आपको पिछले क्लास में इटली के एकीकरण के बारे में बता रहे थे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जिसका हम आपको पहला चरण जो फर्स्ट फेज था उसके बारे में हम बता दिए थे। इटली का एकीकरण हम आपको बताए थे कि 3 चरणों में पूरा हुआ था, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा जो अंतिम चरण माना जाता है। तो आज चलिए हम दूसरा चरण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण सेकेंड जो फेज था, इसको किसने पूरा किया। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे फर्स्ट चरण के बारे में कि प्रथम जो चरण था उसने काउंट काबूर ने पूरा किया। काउंट काबूर ने फर्स्ट चरण का लीडरशिप किया था, नेतृत्व किया था, जिसके नेतृत्व में जो ऑस्ट्रिया का जिस पर 2 क्षेत्रों पर अधिकार था, जिसमें वेनेसिया और लोम्बार्डी हुआ करता था, तो उसने लोम्बार्डी पर नेपोलियन तृतीय के सपोर्ट से, फ्रांस के सपोर्ट से उस पर अधिकार करके इटली में मिला लिया था। और टस्कनी, पर्मा, मोडेना में जनमत संग्रह करा के इटली में मिला लिया था। तो ये प्रथम चरण में ये काम पूरा हुआ था। वहीं अगर हम द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में इटली के एकीकरण में सबसे जो मेन भूमिका निभाई थे वो गैरिबाल्डी को माना जाता है। गैरिबाल्डी की अगर हम बात करें तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक हुआ करते थे, ठीक है। और ये नाविक का ये पूरे जिस स्तर पर जहाँ भी ये उस एरिया में इनको अच्छा पकड़ हुआ करता था, अच्छा जानकारी हुआ करता था, नाविक भी थे। तो द्वितीय चरण को इन्होंने पूरा किए थे। जो दक्षिण भारत का दक्षिण इटली का जो 2 भाग हुआ करता था, नेपल्स और सिसिली, उसको ये मिलाने का काम किए थे, यानी सिसिली और दूसरा होता नेपल्स, ठीक है। यानी दक्षिण इटली का 2 प्रांत था, 2 भाग में बांटा हुआ था दक्षिण, एक सिसिली और नेपल्स। तो सिसिली पर गैरिबाल्डी ने आक्रमण करके इसको इटली में मिला लिया था, ठीक, डायरेक्टली आक्रमण किया और इसको इटली में मिला लिया था। और इसके लिए इन्होंने सबसे पहले एक सशस्त्र युवकों का एक सेना गठित किया था, जिसमें युवा था, यंग जनरेशन, जो यंग ब्लड थे, उसके लिए मतलब एक टुकड़ा गठित किया था जिसका नाम था लाल कुर्ती, यानी लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट्स, ठीक है। तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था, और ये लाल कुर्ती था कि एक सशस्त्र युवकों का एक गठित टुकड़ी था, जिसमें यंग जनरेशन के सभी युवकों को शामिल किया जाता था। और इस लाल कुर्ती के मदद से सिसिली को जो है, सिसिली पर आक्रमण करके, जो दक्षिण इटली का भाग हुआ करता था सिसिली और नेपल्स, इन सिसिली पर आक्रमण करके इसको इटली में मिला लिया, ठीक है, इटली में। अब बच गया दूसरा भाग, नेपल्स। तो नेपल्स को से पहले ये गैरिबाल्डी चाहते थे जो मध्य इटली में मध्य इटली में जो रोम हुआ करता था, रोम पर पोप का शासन हुआ करता था, पोप का मतलब फ्रांस का शासन हुआ करता था। तो गैरिबाल्डी चाहते थे कि अब हम अगला जो टारगेट होगा आक्रमण करने का वो रोम होगा, यानी रोम मीन्स पोप का मतलब फ्रांस। लेकिन काउंट काबूर ने मना कर दिया, क्योंकि काउंट काबूर डायरेक्टली फ्रांस से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि पहले जो छोटे छोटे प्रांत है, प्रोविंस से, उसको इटली में मिला लिया जाए, उसके बाद सोचा जाएगा मध्य इटली जो रोम पर, उस पर अटैक किया जाएगा और उसको इटली मिलाने के बारे में विचार किया जाए। इसलिए गैरिबाल्डी को उसने मना कर दिया कि अभी आप मध्य इटली रोम पर आप आक्रमण यानी पोप पर आक्रमण मत कीजिए। तो अगला जो आक्रमण इन्होंने गैरिबाल्डी किया था वो नेपल्स किया था। वजह था कि जो नेपल्स था, मान लीजिए अगर ये पोप है, पोप यानी मध्य इटली है, नेपल्स मध्य इटली के बाद ही हुआ करता था, ठीक है। नेपल्स, तो ये जैसे रोम हो गया, तो नेपल्स रोम से होकर ही नेपल्स का रास्ता था, या इसका साइड से या इसको बीचों बीच ही जाना पड़ता था। तो अगर मान लीजिए अगर रोम पर ये आक्रमण करते तो फिर नेपल्स क्या होता, छूट जाता, फिर डायरेक्टली इससे दुश्मनी लेना पड़ जाता है इसको। इसलिए गैरिबाल्डी ने सलाह की दी है कि इसको आप पहले जो है, आप इसको अभी इस पर आक्रमण नहीं कीजिए, आप जो है रोम से होते हुए आप पहले नेपल्स को मिला लीजिए, क्योंकि नेपल्स भी क्या था, दक्षिण भारत का पार्ट हुआ करता था, जैसे सिसिली था। तो सिसिली तो इन्होंने मिला लिए, तो बोले कि आप रोम को अभी छोड़ दीजिए, यानी पोप वाला जो भाग है इसको अभी छोड़ दीजिए, और रोम के बगल से नेपल्स पर आक्रमण करके आप इटली में मिला लीजिए। गैरिबाल्डी भी ने ऐसे ही किया। अब जो अगला जो आक्रमण किया था उन्होंने नेपल्स पर किया। नेपल्स पर आक्रमण करके उसने नेपल्स को भी किस में मिला लिया, इटली में मिला लिया। तो इस प्रकार से देखते हैं द्वितीय चरण में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में दक्षिण का 2 प्रांत जो भाग हुआ करता था, एक नेपल्स और सिसिली, दोनों को बारी बारी से आक्रमण करके उसने इटली में मिला लिया। तीसरा जो चरण था यानी अंतिम चरण,
तीसरा चरण यानी तृतीय चरण, जिसको अंतिम चरण भी कह सकते हैं, अंतिम चरण, ठीक है। अंतिम चरण, अंतिम चरण की बात करें तो 1862 में कौन काबूर साहब की मृत्यु हो गई। 1862 में इनकी कौन काबूर साहब का मृत्यु हो गई। गरिबाल्डी भी काफ़ी एजेड थे, उम्रदराज हो चुके थे, तो ये भी इटली के एकीकरण की जो प्रोसेस था वो बीच में छोड़कर अपने आप को राजनीति से दूर कर लिए थे, क्योंकि उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया था, एजेड भी थे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। गरिबाल्डी साहब अपने आप को राजनीति से अलग कर ली, वजह भी था एजेड थे, उम्रदराज आदमी हो गए, राजनीतिक से अपने आप को दूर कर लिए। तो फिर तीसरा चरण जो अंतिम चरण माना जाता है इटली के एकीकरण में, जो मेन भूमिका रोल अदा किए, वह सार्डिनिया पिएडमोंट का जो राजा शासक हुआ करता था विक्टर एमेनुअल ने पूरा किए। कौन पूरा किए? विक्टर एमेनुअल, विक्टर एमेनुअल ने पूरा किए, विक्टर एमेनुअल ने पूरा किए, ठीक है। जो मेन रोल था तीसरा और अंतिम चरण में, वह यूँ था कि 1866 में, 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ था। सेडोवा का युद्ध जो है 1866 में हुआ था, और ये युद्ध हुआ था एस्टेरिया और परसा के बीच में, एस्टेरिया और परसा के बीच में हुआ था, ठीक है। 1866 ईस्वी में युद्ध हुआ, सेडोवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो एस्टेरिया और परसा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में एस्टेरिया बुरी तरह से हार गया, ठीक है। सेडोवा का युद्ध जो 1866 ईस्वी में हुआ था। अब विक्टर एमेनुअल ने इसका फायदा उठाकर, जो एस्टेरिया का अधिकार हुआ करता था लोम्बार्डी को, तो उसने प्रथम चरण में मिला लिया था काउंट काबूर ने। जो दूसरा भाग वेनेशिया पर जो एस्टेरिया का अधिकार था, उस पर जो विक्टर एमेनुअल ने इसका फायदा उठाते हुए, जैसे सेडोवा का युद्ध हुआ और एस्टेरिया यहाँ पराजित हुआ, विक्टर एमेनुअल ने वेनेशिया पर अधिकार कर लिया। अब देखिए मौका का फायदा उठा लिया इसने, क्योंकि यहाँ एक तो बुरी तरह से पराजित हो गए, और इसी का फायदा उठाते हुए इसने नमक पर मतलब कहते हैं घाव पर नमक छिड़कने का काम किया इन्होंने। एक तो यहाँ एस्टेरिया पराजित हुआ, और दूसरे तरीके से विक्टर एमेनुअल ने जो एस्टेरिया का अधिकार हुआ करता वेनेशिया पर, उस पर आक्रमण करके वेनेशिया को विक्टर एमेनुअल ने इटली में मिला लिया। तो इस प्रकार से जो वेनेशिया का भाग था इटली का, उसको इटली में मिला लिया गया। दूसरा बच गया रोम। तो रोम के 1870 में परसा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था। परसा और फ्रांस, परसा और फ्रांस के बीच में युद्ध। परसा एक जर्मनी का ही भाग हुआ करता था। जब जर्मनी का एकीकरण बताएंगे तो देखिए परसा का चर्चा होगा। तो जर्मनी का एक प्रांत भाग हुआ करता था परसा, ठीक है। तो 1870 में परसा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। जैसे ही परसा और फ्रांस के बीच 1870 में युद्ध हुआ, तो मध्य इटली में रोम था, और रोम पर पोप का शासन था। तो फ्रांस वाले पोप की सुरक्षा के लिए सेना को मध्य इटली रोम पर रखे हुए थे, रोम में रखे हुए थे। तो अब यहाँ यहाँ परसा और फ्रांस के बीच में युद्ध हो गया। जो भी रोम में फ्रांस का सेना था पोप की सुरक्षा में, उन सभी सेनाओं को वापस फ्रांस बुला लिया गया, क्योंकि वार हो रहा है किसके बीच? फ्रांस और परसा के बीच में। यहाँ सेना की जरूरत था। अब सोचिए कि जो रोम में फ्रांसीसी सेना थे उसको वापस फ्रांस बुला लिया गया। इसका मतलब है कि रोम में क्या हुआ, सेना कम हो गया, है ना। रहा भी होगा तो बहुत कम रहा होगा। यानी जो पोप की सुरक्षा में फ्रांस ने जो सेना वहाँ भेज रखे हुए थे, उसको सारे सेना को वापस बुला लिए। अब फ्रांस यानी जो रोम था वहाँ पर सेना कम हो गया। इसका फायदा उठाते हुए विक्टर एमेनुअल ने अब रोम पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वहाँ तो सेना था नहीं, है ना। था भी तो उसको अच्छी तरह से पराजित कर दिया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि मौका का फायदा उठाते हुए विक्टर एमेनुअल ने भी रोम को इटली में मिला लिया और रोम को इटली की राजधानी बना दिया। तो इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं कि पहला चरण, द्वितीय चरण और तीसरा चरण में पूर्ण रूप से इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी और विक्टर एमेनुअल के नेतृत्व में इटली का पूर्ण रूप से 1870 में एकीकरण हो पाया। तो ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर एक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के एकीकरण को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।